हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करेंगे जो सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज़ हमने शुरू की है। उसमें हम 21 दिसंबर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है साइंस वाला पोर्शन, वो हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जहाँ भी साइंस का पोर्शन आ रहा है आप इसको देख सकते हैं और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, an object is put one by one in three liquid P, Q, R having different densities। इन्होंने क्या बोला है, हमारे पास तीन लिक्विड है P, Q और R और उनकी डेंसिटी अलग अलग है और एक ऑब्जेक्ट को हम बारी बारी से उस लिक्विड में डाल रहे हैं। एक बार P के अंदर डालेंगे, फिर Q के अंदर, फिर R के अंदर, और फिर इन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और फिर हमें उसको अरेंज करना है, इन तीनों लिक्विड को P, Q, R को, इनकी डेंसिटी के असेंडिंग ऑर्डर में। जब ऑब्जेक्ट को हम P में डालेंगे तो वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। Q में डालेंगे तो उसका 1/4 पार्ट डूबेगा। R में डालेंगे तो 1/2 पार्ट जो है वो डूब जाएगा। अब हमें इसको अरेंज करना है। देखो, पहले मान लिया हमारे पास ये तीन लिक्विड हैं P, Q और R, तीनों की डेंसिटी अलग अलग है। A ऑब्जेक्ट को हमने P के अंदर डाला, ये A ऑब्जेक्ट है, P के अंदर डाला, पूरा डूब गया। इसका मतलब क्या है कि P ने उसके ऊपर बहुत ही कम बायोंट फोर्स लगाया। अगर बायोंट फोर्स लगता उसके ऊपर तो वो डूबता नहीं, तैरता रहता, लेकिन ये पूरा डूब गया है तो इसके अंदर बायोंट फोर्स सबसे कम है। बायोंट फोर्स सबसे कम है तो इसका मतलब P की जो डेंसिटी है वो सबसे ही कम है। P की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। Q के अंदर क्या हो रहा है, 1/4 पार्ट। अगर उसका ये लिक्विड है, अगर 1/4 अंदर है तो 3/4 बाहर है, और इसमें R के अंदर हाफ अंदर और हाफ बाहर। तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो जिसमें ज़्यादा पोर्शन बाहर है, इसका मतलब ज़्यादा बायोंट फोर्स उस पर लग रही है, ज़्यादा उसकी डेंसिटी है। तो Q के अंदर 3/4 पार्ट बाहर है तो इसकी जो बायोंट फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो Q की सबसे ज़्यादा है और R की उसके बाद है। तो सबसे ज़्यादा Q की, फिर R की और सबसे कम P की। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है हमारा थर्ड। Q की जो है वो सबसे कम है, नहीं सॉरी, थर्ड नहीं है, फोर्थ है। P की जो बायोंट फोर्स है वो सबसे कम, फिर R की और फिर Q की। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सेकंड पार्ट है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर विच कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ह्यूमन ईयर का जो कौन सा पार्ट है जो कि वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। कोई भी जो साउंड होती है वो वाइब्रेशन की फॉर्म में होती है, वो हमारे ईयर में जाती है और वहाँ पे जाने के बाद जो वाइब्रेशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो हमारे माइंड में जाती है और फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ऐसे चलता है। तो हमारे ईयर का कौन सा पार्ट है जिसने साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका ऑप्शन ए जो है, कोक्लिया जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प पोलर बियर इन एडेप्टेशन इन पोलर रीजन। जो पोलर बियर है, जो बियर है वो पोलर रीजन में अडेप्ट करेगा, उसके लिए कौन सी फीचर उसके लिए हेल्पफुल है। पोलर रीजन है तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पर अगर उसको अडेप्ट करना है तो कौन सी फीचर ने उसको हेल्प किया है। वाइट फर होते हैं पोलर बियर के, ये उसके लिए हेल्पफुल है क्योंकि वो बर्फ़ में कहीं भी आसानी से छुप पा रहा है उसके कारण, और ये फर जो है वो ठंड से उसको बचाने में भी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग कर्ड शार्प क्ला, जो उसके पंजे हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, और ये भी उसको हेल्प करते हैं क्योंकि इनकी वजह से वो बर्फ़ के ऊपर फिसलता नहीं है, आराम से उसके ऊपर भाग सकता है, चल सकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। वेब्ड फीट, ये उसको हेल्प नहीं करते, वेब्ड फीट ना उसके होते हैं। वेब्ड फीट का मतलब होता है जो इस तरीके के जो पंजे होते हैं, ऐसे पंजे तो जो होते हैं वो डक के होते हैं, या जो ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं जो वाटर में भी तैर पा रहे हैं ये उनके होते हैं। तो वेब्ड फीट जो होते हैं वो पोलर बियर के नहीं होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है, ए और बी हमारा सही है। तो थर्ड जो है वो करेक्ट रहेगा इसमें। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। हमें केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सिर्फ उसमें चेंज आएगा।
लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था, जब उसमें केमिकल चेंज आएगा तो उसके बाद एक नया सब्सटेंस बन जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी पुराने वाले से बिल्कुल ही अलग होंगी, केमिकल कंपोजिशन अलग होगी, बॉन्ड अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा। तो हमें बताना है कि किस में केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन किस में हो रही है। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर कप, अगर हमारा सिल्वर कप है और वो टर्निशिंग हो रहा है, मतलब सिल्वर है और वो टर्निश हो गया है, इसका मतलब क्या है, उसने केमिकल रिएक्शन की है। जैसे सिल्वर के कप ने जो एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, इन सारी चीज़ों के साथ रिएक्शन करके कुछ नया कंपाउंड बना लिया है जिसके कारण उसका कलर काला पड़ गया है। तो ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, तो ये सही है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन बॉल, जो नेफ्थलीन की बॉल है उनमें सब्लिमेशन हो गया है। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि जो कपूर होता है, कैम्फर होता है, अगर आप उसको गर्म करोगे सॉलिड से वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पिघलता नहीं है, तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन। और ये क्या है, ये उसकी सिर्फ फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वही तो चेंज हो रही है ना, सॉलिड से वो गैस में चेंज हो रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, तो ये सब्लिमेशन जो है ये फिजिकल चेंज है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो वाटर है जब आपने उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जो हमारा वाटर था वो हाइड्रोजन के आयन में और हाइड्रोक्साइड के आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रिकल चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण। और नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ क्या था, ये कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ये केमिकल चेंज और ये भी केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है। और स्टीम का कंडेंसेशन करना, भाप है, आपने उसको कंडेंस कर लिया तो क्या होगा, वो भाप से लिक्विड बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो पानी ही ना, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो इसमें केमिकल चेंज कौन सा हुआ, ए और सी, तो जो थर्ड ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाटर, जो वाटर है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल हैं, लेकिन जब हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं तो कुछ मिनरल का लॉस हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि किस प्रोसेस में ज़्यादा लॉस होता है। बॉइलिंग में लॉस नहीं होता है, फिल्टरिंग में भी नहीं होता है, और बॉइलिंग और फिल्टरिंग इसमें तो नहीं होगा। और जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसके अंदर मिनरल का लॉस होता है। इसमें क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और ये हमारा मान लिया वाटर का सॉल्यूशन है, और जब हम इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से इस वाटर को पास करेंगे तो कुछ मिनरल पास हो जाएंगे और कुछ पास नहीं होंगे। तो इस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस होता है और इसमें मिनरल का लॉस हो जाता है। जो आरओ होता है हमारा उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू फॉर नॉन मेटल, नॉन मेटल के लिए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वो एयर के साथ भी कम ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने फर्स्ट को कंसीडर किया है। एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करते। और दे मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्टक, अगर हम उसको मारते हैं तो रिंगिंग साउंड आती है, ये बात भी गलत है, ऐसा नॉन मेटल नहीं होता है, ऐसा मेटल के केस में होता है। अगर आप मेटल को मारोगे तो रिंगिंग साउंड आएगी, नॉन मेटल में नहीं आएगी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हम ए को टिक करेंगे। 7th है, अडल्ट सिल्क मोथ हैज़ ए वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन ड्यूरिंग विच डे, जो हमारा सिल्क होता है, रेशम का कीड़ा होता है, उसकी जो लाइफ स्पैन है, जो उसका जीवन का काल है वो बहुत ही कम है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि दे डू नॉट फीड एज दे डू नॉट हैव फंक्शनल माउथ पार्ट, वो खाना अच्छे से नहीं खा पाते क्योंकि उनका जो माउथ पार्ट है वो फंक्शनिंग उसमें बहुत कम होती है। इस वजह से उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो फीड नहीं कर पा रहे हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन में, इन ए बैलेंस डाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी, अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमें एनर्जी कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रोंकियाज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड वर्सनिंग ऑफ अस्थमा आर काज्ड बाय, जो भी हमें ब्रोंकिंग होती है या फिर ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में समस्या हो रही है, या अस्थमा की जो दिक्कत होती है वो क्यों होती है, ये सब पोल्यूशन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, स्मोक, स्मोक के कारण पोल्यूशन, स्मोक है, धुआं है, पोल्यूशन है, उसके कारण हमें अस्थमा की और ब्रीदिंग प्रॉब्लम की समस्या आती है। फर्टिलाइजेशन का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से
सांस में दिक्कत नहीं होगी, उसकी वजह से हमारी जो सोयल है वो ख़राब होगी, या फिर जो हम खाना खा रहे हैं वो बेकार होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ऐसे ही अगर हमने रिवर के अंदर वेस्ट को डाला है तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। और एसिड रेन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, इसमें असर्शन और रीज़न दिया गया है आपको। असर्शन में क्या दिया गया है, द रूमेन एंड कैकम ऑफ रूमिनेंट हैव बैक्टीरिया दैट हेल्प इन डाइजेशन। जो रूमेन है, रूमेन का मतलब क्या है, जो जुगाली करते हैं, कुछ पशु जुगाली करते हैं ना, जैसे भैंस है, गाय है, वो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रूमेनिंग में हेल्प करते हैं। और इसका रीज़न क्या है, बैक्टीरिया ऑफ रूमेन फर्मेंट द फूड एंड रिलीजेस गैस विद हाई कंसनट्रेशन ऑफ मीथेन। जो बैक्टीरिया होते हैं वो रूमेन के फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब कि जो भी खाना उसने खाया है उसको फर्मेंट कर देंगे, उसके बाद वो मुंह में आ जाएगा, फिर वो उसको जुगाली कर लेंगे और साथ ही वो हाई कंसनट्रेशन की मीथेन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। उनका जो रूमेन है, मतलब जो उनका छोटा आमाशय है ना, आगे वाला भाग है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं और वो जुगाली कर रहे हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और साथ ही मीथेन को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ए पार्ट को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट में एसर्शन आपको दे रखा है, डियर कैन लुक फॉर डेंजर इन ऑल डायरेक्शन। जो हिरन होता है वो सभी डायरेक्शन में देख पाता है, बिल्कुल सही। और ऐसा क्यों हो पाता है, डियर हैव आई ऑन दी साइड ऑफ देयर हेड, क्योंकि जो डियर की आंखें हैं वो साइड में है, उसके सिर के दोनों तरफ हैं, तो दोनों तरफ है तो दोनों वो सामने भी देख पाएगा और साइड में भी देख पाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और आर इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए को हम टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज़ ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिस ऑफ फ्रॉग। जो फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस है, मेटामॉर्फोसिस क्या है, जो फ्रॉग आपने देखा होगा, जो फ्रॉग के का जो मतलब बिल्कुल अडल्ट फ्रॉग बनने से पहले जो उसका क्या बोलते हैं, उसका जो छोटे वाला पार्ट होता है उसमें बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज आ जाता है उसकी बॉडी के अंदर। पहले जो फ्रॉग की जो अपीयरेंस होती है और अडल्ट फ्रॉग की जो अपीयरेंस होती है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये इतना जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है उसके अंदर, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिस। और इस मेटामॉर्फिस की प्रोसेस में कौन सा हार्मोन है जो हेल्प कर रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा हमारा सी, थायरोक्सिन जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन ए सिंपल पेंडुलम विल लीड टू एन इंक्रीज इन द टाइम पीरियड। एक सिंपल पेंडुलम है आपके पास, पेंडुलम आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे इस तरीके से हमारा पेंडुलम होता है, वो एक बार इधर मूव करेगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर मूव करेगा, तो ऐसे वो मूव कर रहा होता है। अब हमें क्या करना है, उसके टाइम पीरियड को हमें बढ़ाना है। तो टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए हमें क्या चेंजेस के अंदर करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग, अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, अगर ये वाली लेंथ हम बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो आप लोगों ने बचपन में झूला झूला होगा, जब हम झूला झूलते थे बचपन में, वो एक पेंडुलम की तरह ही वर्क करता है ना, जैसे हम यहाँ झूले पे बैठे, झूला आगे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा, इस तरीके से झूला झूलते थे। जब हम बैठकर मान लिया झूल रहे हैं तो उसकी स्पीड कम है, स्पीड कम होने का मतलब क्या है, वो जो टाइम पीरियड ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर वापस यहाँ तक जाने में, वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। लेकिन जैसे ही हम खड़े होते थे, मान लिया खड़े हो गए हैं और फिर हम झूला झूल रहे हैं, तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने में वो टाइम जो है वो कम लगा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया। और वो कम कैसे हुआ, ये जो लेंथ थी, अब हम यहाँ हैं, खड़े हो गए हैं ना, तो ये जो लेंथ है ये कम हो गई है। जैसे ही हमने लेंथ को कम किया, टाइम पीरियड भी कम हो गया। अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे, बैठ जाएंगे, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो लेंथ जो होती है वो टाइम पीरियड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √2 द लेंथ के। जैसे ही लेंथ बढ़ाओगे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेंथ को घटाओगे तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What will be the direction of the reflected ray when a light ray is incident normal to the surface? आपको बोला गया है कि ये आप रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे ये आपको पता ही होगा। जैसे मान लिया ये एक सरफेस है और ये इसके ऊपर नॉर्मल, ये एक मिनट रुको,
ये हमारा एक सरफेस है, ये इसके ऊपर नॉर्मल है, ये यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे आती है, रिफ्लेक्टेड रे और आके सरफेस से टकरा के और फिर वो ये एक इंसिडेंट रे आती है, जो सरफेस है उसके साथ वो टकराएगी और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल। और जो ये रिफ्लेक्शन का रूल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, अब इन्होंने आपको क्या बोला है कि जो इंसिडेंट रे है वो सरफेस के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल है, ये सरफेस है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आई तो ये सरफेस के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल हुई, तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 एंगल बना रही है। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी कितना ही होगा, वो भी 0 ही होगा। 0 ही होने का मतलब क्या है, ये वो टकरा के बिल्कुल ऐसे ही वापस चली जाएगी। तो क्या हुआ, ऐसे ही वापस जाने का मतलब क्या है कि वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हुई। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉय ऑब्जर्व द स्ट्राइकर ऑफ कैरम बोर्ड इज मूविंग इजीली व्हेन हिज सिस्टर स्प्रेड सम टेल्कम पाउडर ऑन दी कैरम बोर्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमने कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डाल दिया है तो जो स्ट्राइकर है वो बहुत आसानी से मूव कर पा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या बोला है, रीज़न क्या दिया है कि जो टेल्कम पाउडर है वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है। नहीं, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, वो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर रहा है। इस वजह से वो आराम से बिल्कुल इजीली मूव कर पा रहा है। तो ए हमारा सही है और आर हमारा रॉन्ग है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसा दे रखा है, तो जो सी ऑप्शन है उसमें दे रखा है ए ट्रू है, आर फॉल्स है। तो सी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉय वाज वॉकिंग ऑन द रोड व्हेन सडनली ए थंडरस्टॉर्म ऑकर्ड। एक बच्चा है वो रोड पे जा रहा है, एकदम से तूफान आ गया है, थंडरस्टॉर्म आ गया है, बिजली गरजने लग गई है। तो वो अपने आप को लाइटनिंग से बचाना चाहता है, बिजली गिरने से बचाना चाहता है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एक ट्री के पास नीचे खड़ा हो जाना चाहिए? नहीं, ट्री के नीचे हमें बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए। कीप वॉकिंग, चलते रहना चाहिए? नहीं। गेट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी, पानी के अंदर चले जाना चाहिए? ये भी नहीं। और स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड के ऊपर बैठ जाना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, जब भी कभी बिजली मान लिया थंडरस्टॉर्म आ गया और आप खुले में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ग्राउंड के ऊपर ऐसे अपने आप को हेड डाउन करके, जिसको हम बोलते हैं ना उकड़ू बैठ जाना, तो ऐसे हमें हेड डाउन करके आराम से बैठ जाना चाहिए। उसी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What can you say about the length and pole strength respectively of the magnet which is cut perpendicular to its length into two equal parts? आपको एक मैग्नेट दे रखा है, मान लिया ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब हमने इसको इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, ये इसकी लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे हमने इसको दो हिस्सों में काट दिया है। अब इसको काट दिया तो अब ऐसे ये दो मैग्नेट बन गए ना। तो आपको बोला गया है कि जो नए वाले जो दो मैग्नेट बने हैं उनकी लेंथ क्या होगी और उनकी पोलर स्ट्रेंथ क्या होगी। तो लेंथ तो आधी आधी हो गई, दो टुकड़े हो गए हैं तो लेंथ क्या हुई, आधी हो गई है। लेकिन जो पोलर स्ट्रेंथ है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पोलर स्ट्रेंथ का मतलब है कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की जो उसकी पावर है वो उतनी ही रहेगी। जो पोलर स्ट्रेंथ होती है वो कब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जब हम मैग्नेट को हीट करते हैं या गिरा देते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन होती है तब मैग्नेट की जो पोलर स्ट्रेंथ है वो अफेक्ट करती है। काटने के केस में उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो जो बी ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया है कि लेंथ तो आधी हो गई है लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है वो अनचेंज्ड रहेगी, उतनी ही रहेगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर ए सर्कुलर रिंग विच इज़ यूनिफॉर्मली हीटेड। एक सर्कुलर रिंग है आपके पास और हमने उसको हीट किया है तो क्या होगा, जब भी हम उसको, रिंग है मेटल की होगी, उसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सपेंड कर जाती है ना, फैल जाती है। तो फैल जाएगी तो क्या होगा, उसका इनर डायमीटर भी बढ़ गया है, आउटर डायमीटर भी बढ़ गया है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। जो रेल की पटरियाँ होती हैं उनके केस में भी ऐसा ही होता है। गर्मियों में क्या होता है, गर्मी के कारण, हीट के कारण उनका जो मतलब वो फैल जाती हैं। ऐसे ही जो ये होता है
हथौड़ा वगैरह होता है उसमें भी जब हम लकड़ी में उसको फिट करते हैं तो ऐसे ही फिट करते हैं। उसको गर्म कर देंगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा। उसको उसके अंदर डाल देंगे और फिर वो ठंडा होके सिकुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैज़ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दिस वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन डिफरेंट 3 वे। आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मान लिया एक ब्लॉक है इस तरीके से, तो उसकी जो लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ आपको दी है 10, ब्रेड्थ दी है 5 और हाइट आपको दी है 3, ठीक है। और अब आप उसको किस तरीके से रखोगे कि उसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर लगे। तो आपको पता है जो प्रेशर हमारा होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। जैसे ही एरिया की वैल्यू कम होगी प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया को आप बढ़ा दोगे प्रेशर घट जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि मैक्सिमम प्रेशर कब अप्लाई होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया को कम करना पड़ेगा। और एरिया को अगर हम कम करना चाह रहे हैं तो ये लेंथ थी, 1 मिनट रुको, जो लेंथ थी वो कितनी, देखो लेंथ आपकी 10 थी, ब्रेड्थ जो थी वो 5 थी और हाइट जो थी वो 3 थी। तो एरिया सबसे कम किस केस में हो सकता है, अगर ये दोनों नीचे की तरफ हो। अगर बेस और हाइट को आप नीचे की तरफ रखोगे तो एरिया कम आएगा ना इन दोनों की मल्टीप्लाई से। तो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें इन्होंने यही तो बोला है ना, मैक्सिमम प्रेशर कब एग्जर्ट होगा, अगर ब्रेड्थ और हाइट को हम बेस बना लें, ठीक है। जैसे कुली होता है वो क्या करता है, उसको सामान तो उतना ही उठाना है, तो वो उसके ऊपर प्रेशर कम फील हो तो उसके लिए वो क्या करता है, अपना जो कपड़ा होता है उसको फैला के रख लेता है सिर के ऊपर ताकि एरिया बढ़ जाए और प्रेशर कम फील हो। तो और अगर उल्टा कर देंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे, प्रेशर को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो एरिया को कम कर देंगे। जैसे नाइफ़ के केस में होता है, नाइफ़ को आगे से नुकीला बना देते हैं, तभी तो अगर हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो एरिया आगे से बहुत कम है और वो प्रेशर ज़्यादा फील करेगा और वो आसानी से किसी भी चीज़ को कट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लेट द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको बताना है कि किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, इस मेटल की आप HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इस केस में तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जो एल्यूमिनियम है वो भी एक मेटल है, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन जो कॉपर है, ये पिछली सीरीज में भी ये क्वेश्चन आया था, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो इसलिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नहीं करेगा तो कोई गैस नहीं निकलेगी। और सल्फ़र जो है वो तो नॉन मेटल है और नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो बी और सी के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा इसमें। ये वाली 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से ऐसे ही सीटेट की सीरीज़ देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना।